खबरों की शुरुआत करेंगे बाजार से, जहां पर आज धुआंधार तेजी रही। तेजी की हैट्रिक लगाते हुए सेंसेक्स और निफ्टी नए शिखर पर जाकर आज बंद हुए हैं। सेंसेक्स की अगर बात करें तो इसने पहली बार 71,600 के पार ये पहुंचा है। निफ्टी ने पहली बार 21,492 का स्तर छुआ है। इस तेजी में निफ्टी बैंक ने भी पहली बार 48,219 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। इसके अलावा आज IT, मेटल, PSU बैंकों में जमकर खरीदारी हुई। साथ ही एनर्जी, PSE बैंकिंग इंडेक्स में भी आज जमकर धमाल मचा है। कुल मिलाकर चौतरफा आज बाजार खुश मूड में दिखाई दिया और बाजार में जारी इस तेजी अभी भी बरकरार रहने वाली है, ये कहना है वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के CIO रवि धर्मेश का। रवि धर्मेश के मुताबिक बॉन्ड यील्ड, क्रूड में नरमी की वजह से बाजार का जोश हाई रहेगा। लास्ट 15 दिन से जो मार्केट का रुख चेंज हुआ है वो एक मैक्रो ट्रेड की तरह हो रहा है। इंडिया ने अपने आप को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह पोजीशन कर लिया है एंड नाउ दैट मनी विच वाज वेटिंग ऑन द साइडलाइन वो अब अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो हमने 15 दिन में देखा है कि $3-4 बिलियन आ गए, रोज के 1-2 डील हो रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये मुझे लगता है ये और भी यहाँ से जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। शायद मार्केट का थोड़ा कलर चेंज हो गया है, जो मिड एंड स्मॉल कैप से ज्यादा अभी लार्ज कैप में थोड़ी सी ज्यादा तेजी दिख रही है। और बाजार के अलावा शेयर बाजार में इन दिनों IPO की भी बहार है। कई कंपनियों के IPO लॉन्च हुए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं डोम्स इंडस्ट्रीज की IPOs की। डोम इंडस्ट्रीज के IPO को ओपन होने के साथ ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है। ये IPO अब तक करीब 93 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी डोम्स इंडस्ट्रीज का IPO का प्राइस, जो इशू प्राइस था, वो 750 से 790 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। डोम्स इंडस्ट्रीज इस IPO के जरिए बाजार से 1200 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी। तो वहीं डोम इंडस्ट्रीज के अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस के IPO को भी शानदार रिस्पांस मिला। यह IPO अब तक करीब 36 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। कंपनी ने प्राइस बैंड यहां पर 469 से लेकर 493 रुपए प्रति शेयर रखा था। IPO का इश्यू साइज 1200 करोड़ रुपए का था। इसमें 800 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू, जबकि 400 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के लिए रखे गए थे। और फर्स्ट एडिशन को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद CNBC आवाज एक बार फिर से लेकर आ रहा है FNO गुरुकुल। पिछली बार चूक गए हो तो इस बार मौका मिस मत करिएगा। नोट करिए लेटेस्ट एडिशन की डिटेल्स। भारत में अब हर कोई FNO सीखेगा। जी हां, आपके बेशुमार प्यार और भरपूर डिमांड की वजह से CNBC आवाज लेकर आ रहा है FNO गुरुकुल सीजन 2। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको मिलेगा मौका बाजार के दिग्गजों से FNO सीखने का, वो भी सरल भाषा में। और सबसे अच्छी बात, इस वेबिनार में आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। बस आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना होगा। और हाँ, डेट्स जरूर याद रखिएगा, 20 और 21 जनवरी। तो मिलते हैं FNO गुरुकुल सीजन 2 में। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने मथुरा के शाही ईदगाह परिसर में सर्वे को लेकर हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में स्थित शाही ईदगाह का सर्वे कराने के आदेश दिए थे। आदेश के मुताबिक कोर्ट की निगरानी में 3 एडवोकेट कमिश्नरों की टीम परिसर का सर्वे करेगी और इसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से रोक की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और 9 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी है। आज शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर SLP के। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड हैं तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पे आ सकते हैं। और संसद की सुरक्षा मामले में चूक को लेकर आखिरकार 5वां और मास्टरमाइंड आरोपी ललित झा भी गिरफ्तार हो गया। ललित झा खुद ही दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने पर सरेंडर करने के लिए पहुंचा था। ललित झा के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो भगत सिंह से काफी प्रेरित था। वैसे तो ललित बिहार का रहने वाला है, लेकिन ये बताया गया है कि कोलकाता में वो टीचर की नौकरी करता है।
अभी सभी आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में रखा गया है। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि इस कांड की साजिश करीब 1.5 साल से रची जा रही थी और बजट के समय इन्होंने बकायदा संसद भवन में कैसे अंदर जाना है और किस तरीके से संसद भवन की एंट्री से लेकर तमाम चीजों की रेकी की थी। ये सभी आरोपी भगत सिंह फैन क्लब नाम का एक सोशल मीडिया पेज है, वहां पर एक साथ जुड़े हुए हैं। इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला अब दर्ज कर लिया गया है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में सेंध मामले में एक डायरी काफी चर्चा में रही है। दरअसल इस घटना में 5 आरोपी हैं, इसमें से एक आरोपी है सागर शर्मा। इसकी ये निजी डायरी है जो मिली है। इससे ये पता चलता है कि उसने 2015 से इसे लिखना शुरू किया था। इस डायरी में उसने घर को छोड़ने से लेकर मुल्क और भगत सिंह के प्रति अपने प्यार के बारे में जिक्र किया है। इस डायरी में उसने लिखा है कि घर छोड़ने का लगभग समय हो गया है। विभाजन के विपरीत पक्षों पर कार्य करने और डरने का एक बड़ा दृढ़ संकल्प है। मुझे उम्मीद है कि अपने माता पिता के हालातों के बारे में बात कर सकूंगा। वहीं विपक्ष के भारी हंगामे से संसद के दोनों सदनों में कोई कामकाज आज नहीं हुआ। हंगामा इतना ज्यादा था कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष लोकसभा की सुरक्षा में चूक के मामले पर बहस की मांग कर रहा था। लोकसभा में आज जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, कई विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कई सांसदों ने तो हाथ में पोस्टर लिए वेल तक वो पहुंच गए। इसके बाद तुरंत बाद लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, फिर दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब लोकसभा की अगली कार्रवाई सोमवार 10 बजे तक से होगी। वहीं यही हाल लगभग राज्यसभा का भी रहा। वहां पर विपक्ष की तरफ से रूल 267 के तहत कुल 13 नोटिस आए थे, जिसमें संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर बहस कराने की मांग की गई थी, जिसे राज्यसभा के चेयरमैन ने स्वीकार करने से मना कर दिया। इससे पहले आज सुबह इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर ने सदन में अपनी रणनीति तय करने के लिए बैठक की। साथ ही विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी जी की मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन भी किया। अब तक क्या पीएम एक बार कोई बयान दे चुके हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए कि क्या सदन की नियम क्या होते हैं, क्या सदन में एक नेता की क्या रवैया होना चाहिए। कम से कम पीएम साहब को तो एक बयान आना चाहिए था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर विपक्ष की कड़ी आलोचना की है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे है, उच्च स्तरीय जांच चल रहा है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या? ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। और अब बात बाजार की, जहां पर लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो मल्टीबैगर शेयर की पहचान जरूरी है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। बताएंगे मल्टीबैगर स्टॉक्स शाम 7:57 पर। और अब बात राजस्थान की, जहां भजन लाल शर्मा आज मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद आज राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और भजन लाल शर्मा को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस दौरान मंच पर नजर आए। भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की कमान अपने जन्मदिन के दिन संभाली है। शपथ ग्रहण से पहले भजन लाल शर्मा ने अपने माता पिता के चरण पूजा किए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर वो शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। ये बेहद एक खूबसूरत एक तस्वीर उससे पहले सामने आई थी। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ओला के सीईओ भविष्य अग्रवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में अब शामिल हो गए हैं। आज उन्होंने भारत में बना एआई कृत्रिम को लॉन्च किया है। ये लोकल भारतीय भाषाओं और डाटा पर ट्रेंड हुआ है। इसे बनाने में 7 से 8 महीने का वक्त लगा। हमारे सहयोगी ऋतु सिंह के साथ बातचीत में ओला के सीईओ ने कहा कि इसको डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल बैंकिंग परिवार और दोस्तों से उन्हें मदद मिली है। Kritrim was born earlier this year, so it feels like a overnight thing. But we've been hard at work for more than about 8-9 months, and our ambition and our mission here is to really build AI for India. And you know, AI is going to be such an important force for the economy in the future. Our Prime Minister has a vision to build a Viksit Bharat and an AI-first economy, which he articulated earlier this week. So we are really looking forward to building AI models which truly belong in India, are trained on Indian data sets, are more relevant for Indian cultural values, and also build the computing stack below the models, the silicon, the infrastructure, to really be able to deploy AI for every Indian. और सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एक्सपोर्ट यूनिट को अब घरेलू बाजार में कारोबार करने का मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार जारी शीतकालीन सत्र में सेज एक्ट में अमेंडमेंट करने की तैयारी कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताएं जरा क्या अपडेट है इस खबर पर। बिल्कुल, देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने वाली एक्सपोर्ट्स यूनिट के लिए अच्छी खबर है। उन्हें एक्सपोर्ट के साथ साथ घरेलू बाजार में कारोबार करने की भी इजाजत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार मौजूदा एसीजेड एक्ट में अमेंडमेंट की तैयारी कर रही है और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है और इसे जल्द ही जो मौजूदा शीतकालीन सत्र चल रहा है इसमें पेश किया जा सकता है। जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक जितने भी एसीजेड यूनिट में काम करने वाली कंपनियां हैं उनको डोमेस्टिक मार्केट का एक्सेस दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार जो एसीजेड में डी नोटिफिकेशन को लागू करेगी, जिसके तहत जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उसमें पार्शियली डी नोटिफाई करके उन्हें घरेलू मार्केट का एक्सेस का फायदा दिया जाएगा। शुरुआती में इसे खासतौर से आईटी सेक्टर के लिए लागू किया जा सकता है। सबसे बड़ा फायदा इस पहल का यह होगा कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसके तहत कंपनियां काम कर सकेंगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर एसीजेड में काम करती है तो वो सिर्फ या तो एक्सपोर्ट करती है और अगर डोमेस्टिक कंपनी होती है तो घरेलू बाजार में एक्सेस करती है। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि जो एसीजेड में काम करने वाली कंपनियां हैं वो एक्सपोर्ट भी कर सकेंगी और साथ ही साथ घरेलू बाजार में भी अपना कारोबार कर सकेंगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात पहाड़ों में बर्फबारी की, जिससे कि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम अब शुरू हो चुका है। दिल्ली की अगर बात करें तो इस वक्त शिमला से भी ज्यादा ठंडा देश की राजधानी है। न्यूनतम तापमान यहां पर गिरकर 4.9 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि दिल्ली में हवा की स्थिति अभी भी बेहद खराब है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार अब भी बना हुआ है। ये अलग अलग इलाके आपको हम दिल्ली, अमृतसर और मुरादाबाद, प्रयागराज की दिखा रहे हैं। डल लेक, श्रीनगर, जो कि फिलहाल सर्दी की मार झेलना इन इलाकों ने शुरू कर दी है। अब लोगों को पहले की तरह एयरपोर्ट पर भीड़ और देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह दावा किया है कि उन्होंने सरकार ने 16 बड़े एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट पर भीड़, फ्लाइट की देरी और आसमान छूते हवाई किराए, ऐसे में यात्रियों के लिए कहां और क्या सुनवाई होगी, इस पर करेंगे आज चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और अब बात यमहा की, जिसने आज अपनी स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट की 2 बाइक R3 और MT-03 लॉन्च कर दिया है। दोनों बाइक्स लाइट वेट हैं और स्लिम प्रोफाइल पर बनी हैं। दोनों ही बाइक्स में लेटेस्ट टेक फीचर्स हैं। बाइक में 321 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है जो कि 42 bph का पावर जनरेट करता है। बाइक में 14 लीटर का फ्यूल टैंक है और 6 स्पीड गियर इस बॉक्स में बने हुए हैं। यहाँ पर कंपनी का कहना है कि बाइक में जल्दी पावर होने के बावजूद वाइब्रेशन बहुत ही कम है। यामाहा R3 की कीमत 4,65,000 रुपए है, जबकि MT-03 की कीमत 4,59,000 रुपए रखी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।